यार तू शेयर मार्केट के बारे में बात करता है, ये ना जुआ है। मार्केट को कुछ एक लोग ही चला रहे हैं और 90 से 95% इन्वेस्टर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो अपना पैसा लूज करते हैं। और 60 घंटे में आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे A to Z। म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की है कि शायद ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा काइंड ऑफ स्कैम भी हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि कोविड के बाद लोगों को एकदम से इतनी जागरूकता आ गई कि भाई मुझे मार्केट में पैसा लगाना है? रिटेलर के साथ वही है कि वो सिक्का उछालता है और किस्मत का फैसला करता है, ये तो हेड्स या फिर टेल्स, और वहीं वो मात खा जाता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? 10-15 MNCs मिलके जिस खिलौने में चाबी भर देती हैं वो चल पड़ता है। जितने यूट्यूबर्स जो मार्केट में बैठे हैं उसमें से जो मैक्सिमम आपको चीजें बताएंगे वो इसलिए बताएंगे ताकि एक आम रिटेलर का लॉस करवाया जा सके। Hey, welcome back to तजुर्बा टॉक्स विद जितेश, फरीदाबाद का अपना पॉडकास्ट चैनल स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक रेजिन क्रिएशंस। शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, और अगर आपको भी इस कुएं में डुबकी लगानी है तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, कैसे वो इन्वेस्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता है मार्केट पे, और कौन से एस्पेक्ट है जो मार्केट के उतार और चढ़ाव में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। तो ये चलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर पंकज ग्रोवर जी के पास और जानते हैं क्या है उनका तजुर्बा शेयर मार्केट से रिलेटेड। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमारे जो आज के गेस्ट है वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, सो उनकी दी गई एडवाइसेस उनके खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? जितेश भाई, मज़ा आ गया आपका नया स्टूडियो देख के, नया सेटअप देख के, और इसको देख के दिल खुश हो गया। मैं जब से आया हूँ आपके स्टूडियो पे ही नज़र रखी हुई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू आने के लिए। बताइए कुछ आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? यार मन तो था कि स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करें, शेयर मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट मतलब जुए के बारे में क्यों बात करेंगे हम, है ना? जितेश भाई, यही क्वेश्चन ना मेरे से मेरे घर वालों ने पूछा था कि यार तू शेयर मार्केट के बारे में बात करता है, ये ना जुआ है। तो मैं उनकी बात से एग्री कर गया कि हाँ ये जुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसको आप बिना सीखे, बिना उसके बारे में जाने काम कर रहे हो तो आपके लिए जुआ है। मे भी आपके लिए काम करे, मे भी आपके लिए काम ना करे। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करता हूँ, जाता हूँ और बिना कुछ सीखे जाता हूँ। मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ, मैं आपकी वाली जॉब में आ जाता हूँ, मैं एयर होस्टेस की जॉब में चल जाता हूँ, कहीं पे भी चल जाता हूँ जिस बारे में मुझे नहीं पता। और अगर मैं उस काम को कर रहा हूँ तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रैंडम है। और इसी रैंडमनेस को हम जुआ कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके एनालिसिस है, आपके पास आपकी वजह है, आप जानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इस एरिया में मैं स्टॉक बाय करूंगा तो क्यों करूंगा, और इस एरिया में बाय करूंगा तो इस सेल करूंगा तो क्यों करूंगा, और दोनों के पीछे मेरे पास लॉजिक्स हैं, तो वो जुआ नहीं है दोस्त, वो साइंस है। लेकिन कहते हैं ना कि मार्केट को तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पूरी उस मार्केट को संभाले हुए हैं, उन्हीं के इशारों पे पूरी मार्केट नाचती है। तो एक तरह से जुआ ही तो हुआ ना ये फिर। जितेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट को कुछ एक लोग ही चला रहे हैं, और इन कुछ एक लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिस रास्ते से निकलते हैं उसे फुटप्रिंट्स कहते हैं, और उन फुटप्रिंट्स को पकड़ने वाला ही एनालिस्ट कहलाता है। तो अगर आपने इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट्स को पकड़ लिया और वही काम कर लिया जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब देखो, अगर आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 शून्य लगभग। हो सकता है आप जुए से जीत जाएं, जैसे अभी आपने जुआ बोला, 2-4-5% जीत सकते हैं, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप हारोगे। इसलिए सेबी अक्सर जब भी कभी आप किसी डीमेट में अकाउंट खोलें और जब आप उसमें लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले चेतावनी देता है कि 95% इन्वेस्टर, 90 से 95% इन्वेस्टर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो अपना पैसा लूज करते हैं। उनमें से भी जो कुछ कमाने में सक्षम होते हैं उसमें से उन्हें ऑलमोस्ट 50% ऐसे होते हैं जो लगभग 8-10 हज़ार के घेरे में कमाते हैं, और उसमें से भी मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का 30 to 35% जो है वो एज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कमा रहे टेक्निकली देखा जाए तो। और अभी इस सेबी की अगर आप नई गाइडलाइंस देखोगे तो और कमाल है। तो पंकज भाई, आपके हिसाब से शेयर मार्केट जुआ है या नहीं है? जितेश भाई, कोई भी इंसान जो बिना सीखे स्टॉक मार्केट में जाके पैसे लगा रहा है टिप्स पे, चाहे वो न्यूज़ वालों की रिकमेंडेशन हो, चाहे वो आप किसी टेलीग्राम चैनल से देख रहे हो, या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला कि XYZ शेयर में लगा लो और आप उसके कहने पे लगा रहे हो बिना अपने एनालिसिस किए, तो अनडाउटेडली एक जुआ है।
लेकिन अगर आपके खुद के एनालिसिस और आपको इस बात की तसल्ली है कि मेरे एनालिसिस बिल्कुल सही है और मैंने समझ लिया और यहाँ पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बनता है, तो जुआ नहीं है, वो साइंस है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक्स हैं। और जो भी चीज़ जिसके पीछे लॉजिक्स नहीं होती, हम उसे क्या बोलते हैं सर? अंधभक्ति, अंधभक्त। इल्यूजन, जुआ। हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले। लेकिन आम आदमी के लिए डिफिकल्ट नहीं है चार्ट रीडिंग और एनालिसिस करना ये सब? तो जिसके लिए मुश्किल है उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बने हैं, जाओ यार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, है ना। उसके लिए निफ्टी 20 बनी है, और निफ्टी 20 भी एक तरीके की म्यूचुअल फंड्स ही हैं। आप अलग अलग सेक्टोरियल 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एआई का सेक्टर आने वाले कुछ सालों में परफॉर्म करेगा। आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है परफॉर्म करेंगे। ये आने वाले सालों के लिए मुझे कुछ भी लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स जो हैं उनका उद्धार कर देगी सरकार, या पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स है जो उसका सरकार उद्धार करने वाली है, उस पर खूब पैसा खर्च करने वाली सरकार। तो बस आप उन्हीं के बीज लेके रख लीजिए। तो म्यूचुअल फंड्स है एज अ होल, आपने पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, आप अपने एनालिसिस नहीं लगा रहे, लेकिन जिस पढ़े लिखे के एनालिसिस को पता है उस व्यक्ति पे आप भरोसा करके लगा सकते हैं। ये भी अलग अलग कंपनीज इशू करती हैं। फिर भी मैं कहूँगा सर, सेक्टर पहचानना भी एनालिसिस है। तो एनालिसिस तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, और एक बेसिक ऐसी कला है जो मैं मानता हूँ। देखिए जितेश भाई, आपने ग्रेजुएशन करी होगी, ज़रूर करी होगी। कितने साल लगे थे? 3 साल की ग्रेजुएशन। मैं अगर आपको बोलूं कि आप 3 साल में कितने घंटे आपने पढ़ाई की होगी? लगभग दिन के 2-4 घंटे, या कॉलेज में गए? हाँ, इतना ही। तो कितने घंटे हो गए लगभग? 3 साल के हिसाब से लगा लो, दिन के 2 घंटे भी मैं पकड़ लेता हूँ, तो साल के 365 दिन है। हाँ, 365 को 400 मान लेते हैं, 800 घंटे, 800 घंटे एक साल के, 3 साल के 2400 घंटे। घंटे। और मैं अगर आपसे यही बात बोलूं कि अगर आप 60 घंटे डेडिकेटेडली दे दो एनालिसिस को सीखने में, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस है, और 60 घंटे में आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे A to Z डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग। इतना आसान है? तो आपको लग रहा है ये बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर पाएंगे। ये तो आपकी नीयत के ऊपर है। वेयर देयर इज अ ग्रिल देयर इज अ वे, जहाँ रुकावट है रास्ता वहीं से है। आपने कहा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो अगर आप एनालिसिस नहीं करना चाहते या आपको लगता है कि वो आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वो जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते हैं तो उसमें भी तो एक लाइन आती है ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल, रिस्क तो उधर भी है। फिर देखा जाए तो वहाँ पे भी तो मैं किसी और के कहने पे ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जितेश भाई, इसको ना हम एक सिस्टम से समझते हैं। आज आप एक एसी वाले कमरे में बैठे हैं, आप क्या मानते हैं कि जो भगवान राम के जो पिता थे दशरथ राजा, क्या वो आपसे ज़्यादा रईस थे या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा रईस थे। आपके पास कार है, क्या उनके पास थी? नहीं थी। क्या उनके पास एसी था? उस ज़माने में था ही नहीं। तो उस ज़माने में वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम क्या थे? या तो घोड़े पे बैठ के अपनी बम सुझाओ, नहीं तो हाथी पे बैठ के जाओ, है ना सर। और उसमें टाइम कितना लगता था? और अगर आपको एयर कंडीशनिंग करनी है तो कोई तरीका था कि आप सर्दी में गर्मी का एहसास और गर्मी में सर्दी का एहसास ले लें? नहीं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा क्या आग चला लिया, कुछ और कर लिया आपने? तो आप समझिएगा, जो राजा महाराजाओं के पास नहीं था वो आज जितेश के पास है। और जो आज से 20, 30, 40 साल बाद जो एक पैदा हुए एक आम जन के पास होगा, वो आज जितेश जो एक बहुत अच्छा अर्नर है, जो एक उसके पास भी जो नहीं है वो उनके पास बिल्कुल आम होगा। जैसे आज से 30 साल पहले चले तो कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होते थे? हार्डली एक आध, किसी के पास, विरले के पास। आज सबके पास है। तो टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा ही होता है। इकॉनमी एज अ होल हमेशा ग्रो करेगी, और जो आज चीज़ें आपको लग्जरी लग रही हैं वो एक टाइम पे जाके सबके लिए जनरल साधारण जीने की चीज़ें बन जाएंगी। तो इकॉनमी एज अ होल हमेशा ग्रो करते हुए ही आपको दिखेगी। क्या आज से 30 साल पहले इतनी कारें थी? नहीं। तो क्या कारों का कंसेप्ट नहीं था? क्या एसीज थे इतने? नहीं। क्या एसीज ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए? नहीं, शायद वही प्राइस वही है। उल्टा बिजली महंगी हुई है, पर लोगों ने इसकी कंजम्पशन ज़्यादा शुरू कर दी। कारों के बारे में क्या विचार है? पेट्रोल महंगा हुआ है, पर लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स इकॉनमी एज अ होल हमेशा ग्रो करने वाली है। तो पैसा आप इकॉनमी में लगाओ। मैं आपको नहीं कह रहा आप एक कंपनी में पैसा लगाओ, पैसा कहाँ लगाओ, पैसा आप इकॉनमी में लगाओ। इकॉनमी एज अ होल ग्रो करेगी और आपको बेनिफिट देगी। मैं 2000 का डेटा देखता हूँ, जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 पॉइंट से। उसके बाद 2000 के बाद हिंदुस्तान में या दुनिया में क्या क्या कांड हुए। 2008 में हमने सब प्राइम क्राइसिस देखा। 2012 का हमने देखा कि जो यूएस के अंदर जॉब खोई लोगों ने। हमने उसके बाद कोरोना भी देख लिया, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद हो गई। बिल्कुल। इन सारे नौटंकियों के बावजूद, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, इन सारी नौटंकियों के बावजूद आज इकॉनमी का है 24-24.5 हज़ार। मतलब 1000 रुपये अगर किसी ने लगाए 2000 में, तो आज 24 सालों में उसके कितने हो गए? 24 गुना। अब निफ्टी क्या है?
उसको समझ लेते हैं। आज जो टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी में है, कल को मान लेते हैं कोई कंपनी ऐसी है जो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो अपने आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको रिमूव करेगा, किसी दूसरी कंपनी को ले आएगा, उसमें ऐड कर देगा। तो अल्टीमेटली जो टॉप 50 कंपनीज है वो हमेशा ग्रो करेंगी। वैसे ही किसी भी सेक्टर की बात कर लें अगर हम, तो कोई भी सेक्टर जो है वो एज अ होल ना तो हमेशा टॉप पे रहता है, ना हमेशा बॉटम पे रहता है। मीडिया का जो टॉप पीरियड था वो 2012 के आसपास था, जब निफ्टी मीडिया अगर आप देखेंगे तो 3000 पॉइंट के आसपास था। आज निफ्टी मीडिया कहाँ है सर? आज निफ्टी मीडिया 2000 पॉइंट्स के आसपास है। तो 3000 से वो 1000 भी गया, 2000 भी आया। पीएसयू बैंक देखिए 4000 से शुरू हुए, 1000 पे आए, अब 6000 पे गए, नीचे ऊपर करते 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 आज कहाँ है पीएसयू बैंक? आज 7-7,500 पॉइंट्स पे है। तो हर चीज इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करेगी। अब हमें अगर समझ नहीं आ रहा तो पैसा कहाँ लगाएं? इकोनॉमी में लगाएं, क्योंकि इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही करेगी। और जो जितेश आपका क्वेश्चन था, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की है, पर म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी के थ्रू जाते हैं तो आप इकोनॉमी के हर लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। आपने जब 1000 पे था निफ्टी तब भी आपने इन्वेस्ट किया, जब 2000 पे आया, 4000 पे आया, वापस 2000 पे भी गया होगा, फिर आया होगा 12000 पे, फिर वापस 8000 या 4000 पे गया होगा। तो आप ऑन एन एवरेज हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो ओवरऑल आपको लॉन्गर रन में ग्रोथ ही देगा। पर हाँ, आजकल कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स और कुछ लोग जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना राय देते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको बताते हैं कि शायद ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा काइंड ऑफ स्कैम भी हो सकता है। उसके पीछे उनका व्यू ये है कि जब कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं तो उस दिन उस स्टॉक के प्राइस में हो सकता है 50 रुपए की मूवमेंट हुई हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक में आज पूरे डीएटीआर के हिसाब से एवरेज ट्रू रेंज जो आज उसकी चली वो 50 रुपए के हिसाब से चली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाले बंदे ने, जो हमारा म्यूचुअल फंड है, उसने किस प्राइस पे खरीदा? क्या उसने लोएस्ट पे खरीदा, या उसने हाईएस्ट पे खरीदा, या उसने मिड पे खरीदा? और ये जो बीच का पैसा है वो गया तो गया कहाँ? तो ये कभी भी पता नहीं चल पाता एक रिटेल इन्वेस्टर को कि उसका पैसा किस प्राइस पे एंटर हुआ, किस प्राइस पे एग्जिट हुआ। जब आप एनएवी बेचने गए तो आपको बस ये पता चल जाता है एनएवी ये मिली, लेकिन उस एनएवी को बनाने वाले जो स्टॉक्स की जो एवरेज है, उस स्टॉक का पर्टिकुलर आपको कुछ भी नहीं मिलता। दिस मेक इट रिस्कियर। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्त, अपने एनालिसिस करो, आपके खुद के एनालिसिस। आप देखें 2016 से लेके अब तक, अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करूं, सिर्फ पीएसयू बैंक्स की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक आपको 10-12 रुपए में अवेलेबल थे। बिल्कुल। आज ये 60-70-80 रुपए के हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड्स ने 6-7-8 गुना की ग्रोथ दिखाई? अगर नहीं दिखाई तो कहीं ना कहीं डाउट जाता है यार, कहीं तो कुछ तो पंगा है। और म्यूचुअल फंड्स के साथ एक पंगा और है कि म्यूचुअल फंड्स को कुछ एक लिमिटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना अलाउ है। अब वो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, ओवर परफॉर्म कर रही है, डजंट मैटर, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक रेगुलर इनफ्लो आ रहा है जो इन म्यूचुअल फंड्स में हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। दैट मेक्स इट मोर रिस्कियर इवन, कि मान लीजिए वो कंपनी ओवर वैल्यूएशन में पहुंच चुकी है, पर क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, स्टिल मुझे उसी कंपनी में पैसा ना चाहते हुए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे एचडीएफसी बैंक अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं मान लेता हूं। आज 1600 पे आया था, मुझे वीकली डिमांड जोन नजर आया, मैंने तो इन्वेस्ट किया। लेकिन मान लेते हैं एक बारी के लिए कि मुझे वो 1800 के लेवल पे जब वो गया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा है बहुत ओवर प्राइस है। पर क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मुझे आज भी बाय करना है, मुझे पता है सही रेट 1600 है, पर मैं फोर्स हूँ उसको 1800 में बाय करने के लिए, क्योंकि आज की डेट की एनएवी मुझे आपको सप्लाई करनी है। इसीलिए ज़रूरी है दोस्त खुद के एनालिसिस। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि पंकज भाई, कोविड के बाद से ना एक अलग ही लहर चली है शेयर मार्केट की। मतलब जिस बंदे को देख लो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बीट फ्रॉम म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से, या फिर कोई डायरेक्ट क्या कहते हैं शेयर्स खरीद रहा है, किसी भी तरह से वो मार्केट में एंटर करना चाह रहा है। डीमैट अकाउंट अपने आप में बहुत सारे खुलने लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कोविड के बाद लोगों को एकदम से इतनी जागरूकता आ गई कि भाई मुझे मार्केट में पैसा लगाना है? जागरूकता नहीं आई जितेश भाई। आप कभी कैनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पे गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर इंटरचेंजिंग है, वहाँ क्या हालात होते हैं? आपको मेट्रो से उतरने की जरूरत नहीं होती, आप बस गेट पे आ जाओ, बाहर हो, या मेट्रो स्टेशन में अगर एंट्री करनी है तो गेट पे आ जाओ, अंदर हो। तो जितेश यही हो रहा है यार। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुई और कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि निफ्टी 8000 पॉइंट पे पहुंच गया। 8000 पॉइंट से जो उसने रिकवरी दिखाई 20000 पॉइंट तक की, वो इतनी तेज थी कि मानिए वो कैनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन, कि जो गधा घोड़ा रास्ते में खड़ा हुआ उसको लगा मैंने तो पैसे बना लिए, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक फेयर प्राइसिंग मिल गई।
फेयर प्राइसिंग, इतनी फेयर प्राइसिंग जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। मतलब आज की डेट में जो आपको 1,000 रुपए के आसपास आपको टाटा मोटर्स मिलता है, वो आपको 60 रुपए में मिल रहा था। तो 60 रुपए में किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बाइंग थी। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तो भरा, उन्होंने तो अपनी बल्क की बाइंग लगा दी, पर उनकी बल्क की बाइंग के साथ जिस किसी गधे घोड़े ने खरीदा, उसने भी 60 रुपए की जर्नी 1,000 तक आते हुए देखी, है ना। तो हुआ क्या कि उसको लगा यार मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, वो खुद को एक्सपर्ट समझने लगा। वेरस वो एक्सपर्ट नहीं था, वो एक लहर में निकल गया। जैसे हम कहते हैं ना फलां लीडर की लहर है, और फलां लीडर की लहर में हर कोई जीतता जा रहा है, लेकिन जब फलां लीडर की लहर खत्म होगी तब पता चलेगा असली दम किसके अंदर है। सही तब बात। कौन जीतेगा। तो इसलिए जरूरी है सीखो अपने एनालिसिस। पंकज भाई, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो इस तरह के क्या क्या कैटेगराइजेशन हो रखी है इन्वेस्टर्स की, थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस के लिए बताइए। जितेश, मल्टीपल चीज़ें हैं ना, लेकिन मोटा मोटी 3 लोग हैं, FIIs, DIIs और रिटेलर। रिटेलर मतलब आप और मैं, ओके। FII मतलब जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, और DII मतलब जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ओके। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, LIC हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या कंपनी के जो खुद के डायरेक्टर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं, वो भी DIIs में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल हैं, अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में आएंगे, वरना इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। तो कोई भी बड़ी कंपनी भी कई बार छोटी कंपनी के शेयर्स इतने बाय कर लेती है कि वो उस पर अपना होल्ड बना सके। तो काइंड ऑफ DII, FII, और आजकल जो एक बड़ा मेजर चंक है वो है आम रिटेलर। लेकिन रिटेलर के साथ वही है कि वो सिक्का उछालता है और किस्मत का फैसला करता है, या तो हेड्स या फिर टेल्स, और वहीं वो मात खा जाता है। तो हेड या टेल के सहारे मत चलो, आप चलो एक ही चीज़ के सहारे कि भाई मुझे स्टडी करनी है, एनालाइज करना है, बिल्कुल फेयर प्राइसिंग पे बाय करना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ से निकला, उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं ना, तो जहाँ पर उसने बाइंग किया मैं भी वहीं पे बाइंग करूँगा, और जहाँ वो सेल कर रहा है मैं भी वहीं पे सेल करूँगा। और जितेश, जितनी इन्फॉर्मेशन किसी FII या DII के पास हो सकती है, आपको लगता है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर चाहकर भी जिंदगी भर में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा? द आंसर इज नो। देश की सरकार कौन चला रहा है? मैं देश का नाम नहीं ले रहा, किसी भी देश की सरकार कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन चला रहा है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, या मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। मुझे रात इंदौरी साहब और वो हमारे एक और साहब हैं, उनका एक वो कटाक्ष याद आता है। वो कटाक्ष में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है? 10-15 MNCs मिलके जिस खिलौने में चाबी भर देती हैं वो चल पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं या देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहा। फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे जो बैठा है, जिसने फाइनेंस किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पॉलिसीज बना रहा है। जितेश भाई, आपको क्या लगता है, एक MP के इलेक्शन, अभी हमारे MP के इलेक्शन खत्म हुए, टेक्निकली एक MP कितना खर्च करता होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी सिर्फ कैंपेन के लिए? मतलब एक जो कैंपेन जो आपके मेरे घर के पास जो लगा था, जिसमें उन्होंने तंबू शंबू लगाए थे, 500 लोग बुलाए थे, उन्हें चाय समोसे खिलाए थे, और जो अपना साउंड सिस्टम बढ़िया वाला रखा था, उस एक अरेंजमेंट की कॉस्ट एक मीटिंग की क्या रही होगी? लाख 2 लाख रुपए, लाख 2 लाख रुपए। और ऐसे दिन में 5-7 मीटिंग करते हैं, और ऐसा कैंपेन 3 महीने चलता है। और इसके अलावा सोशल मीडिया है, इसके अलावा जो उनके बैकएंड संभाल रहे हैं, जो बाकी जगहों पे जो प्रमोशन चल रहा है, तो ये सब खर्चा कहाँ से आ रहा है? तो जो खर्चा दे रहा है वो पैसे निकालेगा, और उसको पहले से पता होता है कि क्या चीज पॉलिसी में आने वाली है, और वो चीज ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉट हो जाती है। अगर आप एक देखिए, 2 तरीके के ना इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आप मेरे से बात करें, एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं टेक्निकल। फंडामेंटल इन्वेस्टर क्या होता है जितेश, कि मैं बैलेंस शीट भी पढ़ूंगा, मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी देखूंगा, कि जो 50-60% कमा रही है कंपनी वो मेरे लिए फेयर प्राइसिंग है, मैं उसको बाय करूंगा। मैं PE रेशियो भी देखूंगा, मैं मल्टीपल और भी जो उसके डॉक्टर जो रिपोर्ट निकाल के लाते हैं ना, वो सारी रिपोर्ट देखूंगा। एक दूसरे तरीके का डॉक्टर होता है जो बोलता है रिपोर्ट छोड़ो, मुझे ना सिर्फ आप ग्राफ दिखा दो कि इसकी सांसों का ग्राफ कैसा है, इसकी धड़कन का ग्राफ कैसा है, मैं उसी के बिहाफ पे बता दूंगा। मतलब होता है ना, नब्स पकड़ के बता दूंगा इसे क्या बीमारी है और क्या नहीं है। तो अगर आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट्स फॉलो करने हैं, तो फुटप्रिंट्स फॉलो करने वाले को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। ओके। और टेक्निकल एनालिस्ट पहले से ये मान के चलते हैं कि जितनी भी न्यूज़ आनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी है, जितना भी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होने हैं, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होके पहले से ही चार्ट पे प्लॉटेड है। आपको सिर्फ चार्ट की सही स्टडी समझ में आनी चाहिए, और अगर आपने चार्ट को सही से स्टडी कर लिया तो फुटप्रिंट्स मिल गए।
अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ है, जिन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट किया है, सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको सपोर्ट किया है, किसी ने भी किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट न्यूज़ में आता है कि जब मार्केट अप एंड डाउन होती है, थोड़ी सी क्रैश होती है, तो इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, इतने लाख करोड़ का नुकसान। जब उन्हें सब पता है तो ये नुकसान कैसे हो रहा है? ये नुकसान किसका हो रहा है पहले तो ये पूछो। ये नुकसान हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर का। इसमें कहीं भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मात नहीं खा रहा। मैं एक शेयर का एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमने करा था, सुना था कि वो चवानी चुबुनी जो कंपनी थी उसका शेयर वो बढ़ गया है ना, और फिर क्या हुआ, अचानक से किसी लटिनबर्ग की कोई रिपोर्ट आई और उसका गिर गया। लेकिन आप अगर उसके पीछे का 2-3 साल का ट्रैक देखें तो शेयर शुरू कहाँ से हुआ, 200 रुपये से, गया कहाँ तक, 4000 तक। अब जिसने 200 रुपये पे खरीदा भाई, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? तो जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उसको कौन चाहिए, उसको चाहिए वो रिटेल इन्वेस्टर जो आके अभी भी भरोसा जताएं, हाँ हम खरीदेंगे। तो न्यूज़ में उसके बारे में पॉजिटिव बोला जाएगा, अरे उसको हर जगह बुलाया जाएगा, आप जैसे पॉडकास्टर, न्यूज़ एंकर बुलाएंगे उसको अपने शो में, आओ भाई साहब बताओ आपका शेयर कैसे बढ़ रहा है, वो अच्छी अच्छी बातें होंगी और रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा आएगा, वो खरीद लेगा। फिर जब वो रिटेल इन्वेस्टर खरीदेगा तभी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ से एग्जिट करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, मतलब पूरी क्रोनोलॉजी समझिए भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझनी। तो जितेश, द मोमेंट रिटेल इन्वेस्टर एंटर हुआ उस समय कौन एग्जिट कर गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, वो एग्जिट हो गया। अब उसने बोला मैं सारा माल यहीं पे ही बेच रहा हूँ या पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ। तो पेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद क्या होगा शेयर प्राइस के साथ? अच्छा, शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, ये भी तो एक सवाल है, है ना। तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे करने के पीछे जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ में एक ही फोर्स है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसका प्राइस अप ऊपर, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा उसका प्राइस नीचे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसने, मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए एग्जाम्पल के, जिसने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, आज उनकी वैल्यू हो गई 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़। तो जब वो 10,000 करोड़ पे उसने बेटिंग लगाई, बाइंग लगाई, तो डिमांड बढ़ गई। और अगर कोई उसको बेचने के लिए रेडी नहीं है, सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके हाथ में जो घड़ी है ये 500 रुपए की है और फरीदाबाद में ऐसी 100 ही घड़ियाँ हैं, मैं 10 लोग बेचने को तैयार हैं, बाकी कोई बेचने को नहीं तैयार है। घर का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जिस सोसाइटी में आपका पॉडकास्ट का स्टूडियो बना है, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे 10 मकान है जो किराए के लिए हैं, 5 लोग तो हैं जो 50,000 में देने को रेडी हैं, लेकिन जो नेक्स्ट है वो क्या बोल रहा है, 55 से कम में नहीं दूंगा। तो छठी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल ही कितने की है, 55। अगर मुझे छठा बाय करने की इतनी चुल मची ही है तो मुझे अवेलेबल ही कितने में होगी, 55 में, और उससे बाद वाला 60 में देना चाहता है। तो किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो सेलर अवेलेबल है वो हायर प्राइस पे अवेलेबल है, इसीलिए उसका प्राइस शूट अप हुआ, 200 से कहाँ पहुंच गया, 4000, क्योंकि कोई बेचने को ही रेडी नहीं है, हर कोई खरीद रहा है। और 4000 पे जब उसने अपने सारा माल बेचने के लिए लगा दिया, उसने बोला अब तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो क्या हुआ, तब लोग धाड़ 4 दिन में 4000 से 1000। तो ये जो है ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का गेम है। और जितेश, मैं अगर आपको बोलूँ, ये सारी चीज़ें चार्ट पे ऑलरेडी दिख रही थी, विजिबल थी कि यहाँ से टूटेगा और इतना बुरा टूटेगा। और मैं अगर आपको ये बात भी बोलूँ कि जो कोरोना में जो फॉल आया वो भी प्रिडिक्टेड था। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट इस बात को बोलते हैं और मानते हैं और चार्ट पे दिखाते हैं, विजिबली दिखाते हैं कि देखिए भाई साहब, इस एरिया तक कोई डिमांड थी ही नहीं। तो जिस एरिया तक कोई डिमांड थी ही नहीं, जब सप्लाई जोरों से आएगी तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा। एटलीस्ट उस एरिया तक तो जाएगा ना जहां पर लोग उसको खरीदने को तैयार हों। वरना आप बेचने के लिए तो तैयार है 1 लाख 2 लाख रुपए में मकान, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं 30,000 से ऊपर। तो अगर आपको ज़्यादा पड़ी है बेचने की तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 30,000, तो गिरेगा ना प्राइस। पंकज भाई, लेकिन मैंने सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है, मतलब खैर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा तो नहीं किया, बट लोग बर्बाद होते हैं। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत इसी से करी कि जुआ है, लोग बर्बाद होते हैं, लोगों के घर बिकते तक देखे हैं, और बहुत हद तक मैंने अपना भी नुकसान कराया है। तो अब जैसे आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो, तो वो तो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान में ही रहने वाला है। बिल्कुल। तो एक तो आपकी बात सही है कि मतलब जो एनालिसिस है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, जलो मत, रीस करो। हाँ, बट पॉइंट क्या है ना,
हमारे देश में हर कोई पढ़ना नहीं चाहता, एग्री। है ना, पढ़ना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता कि मैं इसके बारे में स्टडी करूँ तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। जैसे आपने बताया बैलेंस शीट और ये सब, अगर इतना ही पढ़ लिख लेगा इंसान तो उसके पास तो 100 चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो सीए क्यों नहीं बन जाएगा। तो इसके बीच में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है मेरे को कि ये सब क्या चलता है। एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे कमाएगा पैसे? रिटेल इन्वेस्टर के पास एक ही तरीका है भाई पैसे कमाने का, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किया वही कर लो, या वो जो करने जा रहा है उस चीज़ को प्रिडिक्ट करो उसके पुराने एनालिसिस के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये शर्ट, आप एक होलसेलर हो, आपने बोला 100 रुपये में शर्ट मेरे को चाहिए, सामने वाला बोल रहा है नहीं भाई मैं 150 में दूंगा, आप बोल रहे हो जिस दिन 100 में देने का मन हो ना मेरे लिए 1000 पीस बना दियो, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं 1000 पीस बेचना चाहता हूँ तो 100 रुपये में आज मेरे पास एक कस्टमर रेडी है ना। तो यही फुटप्रिंट्स आपको चार्ट पे दिख जाएंगे उनके पास्ट बिहेवियर के हिसाब से। किसके? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के। तो बस आपने उनके पास्ट बिहेवियर को स्टडी करना है, उधर जाके बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। ट्रक के पीछे हम सबने पढ़ा है, जलो मत रीस करो। तो जलना नहीं है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, उनकी रीस करनी है। जो वो कर रहे हैं हमें वही करना है। हम किसी भी, देखो भाई जितेश, आपको नहीं लगता यार ये जो न्यूज़ आती है उसके बाद मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। मुझे भी यही लगता था कि जो मार्केट में न्यूज़ आती है उसके बाद ही सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पर एक चीज़ आपने कभी गौर की कि जो न्यूज़ मार्केट में आने वाली है, जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, क्या ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के ओनर्स को या कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को पहले से नहीं पता होगी? पता होगी। तो क्या ये बातें उन्होंने अपने पहले से ही प्रमोटर्स को नहीं बता दी होंगी? हो सकता है बता दी होंगी। प्रमोटर मतलब ओनर ही तो है, उसको पता होगी। तो उसके पास जिसने पैसा लगाया, क्या उनकी आपस में डिस्कशन नहीं हुई होगी इस बारे में? बिल्कुल हुई होगी। तो इन सारी न्यूज़ को, इन सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ जब उन्होंने डिस्काउंट किया, वो एरिया सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, ये हम सबकी हिंदुस्तान में एक, मैंने आपको बताया ना, जो लॉकडाउन के, जो अभी आपने मेरे से सवाल पूछा कि 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ, 2020 के बाद बस मेट्रो भागी जा रही है, लोग चढ़े जा रहे हैं और एंटर किए जा रहे हैं। जो 3 जुलाई का जो फॉल था वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता था। जो 4 जुलाई का जो हमने देखा फॉल आया, 3 जुलाई को मार्केट अप थी, वो हमें नहीं पता था कि कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। लेकिन जिस बंदे ने, यकीन मानिएगा और सच्चाई में सोच के देखिएगा, जिस बंदे ने वो सारे के सारे एग्जिट पोल कराए, क्या उसे नहीं पता होगा उसने कितना ईमानदारी से किए? क्या उसके पास एक्चुअल डेटा नहीं होगा? क्या उसने अपनी कंपनी के ओनर्स के साथ शेयर नहीं किया होगा? देखो, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो अकल लगानी है। लेकिन मार्केट में अभी ना बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चल रही है। बहुत टाइम से देख रहे हैं, आए दिन एक नए रिकॉर्ड खड़े होते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है देश में जिसकी वजह से हमारी मार्केट इतनी ऊपर जा रही है? या फिर एक बोलते हैं ना बबल क्रिएट हो रहा है, क्या ये बबल क्रिएट हो रहा है या फिर एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी मार्केट ग्रो कर रही है? जितेश, लॉन्ग टर्म में ना मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इकोनॉमी हमेशा ग्रो ही करने वाली है, उसमें कभी डी ग्रो का चांस ही नहीं है। पर हाँ, जहाँ पर चीज़ें ओवर वैल्यूड हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं 3 चीज़ें होता है। एक होता है फेयर प्राइसिंग, एक होता है इक्विलिब्रियम, और एक होता है कि यहाँ पर आके मुझे अब सप्लाई कर देनी, माल बेच देना है। तो जब तक फेयर प्राइसिंग के नीचे डिमांड जोन और ऊपर सप्लाई जोन, डिमांड जोन पे चीज़ें बाय होंगी, फेयर प्राइसिंग तक जाएंगी, फेयर प्राइसिंग से हो सकता है चीज़ें वापस डिमांड जोन पे आएँ, फिर कहाँ तक जाएंगी? फेयर प्राइसिंग तक, हो सकता है सप्लाई जोन तक जाएँ। सप्लाई जोन पे सब लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग। वापस चीज़ कहाँ आएगी? डिमांड जोन में। तो डिमांड जोन जहाँ है वही तो पहचानना है भाई। तो जब तक डिमांड जोन नहीं मिलेगा और आपने अग्रेसिव सेलिंग कर दी तो चीज़ें तो नीचे जाएंगी। और बहुत से एरियाज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं कि उन्होंने 1 साल तक इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रखे। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पेंडिंग ऑर्डर कभी भी कैंसिल नहीं होते। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, आपको देख के हैरानी होगी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यार 8 साल पहले ऑर्डर लगाया था, अभी तक लगा हुआ है, कैंसिल ही नहीं हुआ। मैं तो लगाता हूँ और कैंसिल हो जाता है। या मेरा जो माई GTD ऑर्डर है गुड टिल डेट, वो 6 महीने के लिए वैलिड है। तो इनके पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है? अरे है यार, उनके पास आपसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उनके पास आपसे बेहतरीन चीज़ें हैं। वो जानते हैं कि फेयर वैल्यूएशन उन्हें कहाँ मिलेगी। 1000 रुपये का शेयर अगर 60 रुपये में मिल रहा है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या भर के नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। जो आज 80 रुपये पे पहुंच गया, जो मैं अभी आपसे PSU डिस्कस कर रहा हूँ, वो अगर किसी को 10 रुपये में मिला होगा, क्या वो भर के नहीं लेगा? NTPC, NHPC, जो हुडको जिस मर्जी का नाम ले लो, PSE, PSU, जितने मर्जी नाम ले लो,
जब ये मिल रहे थे थोक के भाव पे, तो कौन सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा जो इन्हें खरीदने से मना करेगा? और इकोनॉमी में कभी भी बबल क्रिएट नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। देखो दोस्त, सीधी सी बात है, आपकी सांसों का ग्राफ भी फ्लैट हो जाए तो यू आर गॉन, ऊपर नीचे चलना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए वो हार्ट अटैक की सिचुएशन हो सकती है। तो इस हार्ट अटैक से भी हमें थोड़ा बचना है, और वो बचेंगे कैसे? जब हम सही तरीके के एनालिसिस सीखेंगे। पंकज भाई, ये जो BSNL है, आपको लगता है कि ये दोबारा से ग्रो कर पाएगी, थोड़ा सा बिल्डअप हो पाएगा? और जो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये जियो के जो टेरिफ प्लान है सब महंगे हो चुके हैं, लोग इतने परेशान हैं, अब पता नहीं उन्होंने अपने बच्चे की शादी करनी थी शायद इसलिए बढ़ाए हैं बट आपको लगता है कि BSNL उनको टक्कर दे पाएगा? यार, BSNL टक्कर दे पाएगा या नहीं, मेरे लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको जितेश, मैंने BSNL में ना अपनी सिम रखी थी 9910355359 वाला नंबर। मज़ेदारी की बात, मैंने उसे पोर्ट कराने के लिए डाला किसी और नंबर में, और पोर्ट के लिए एक नंबर पे मैसेज करना होता है 1900 या ऐसा ही कुछ नंबर है। हाँ। तो मैंने वो मैसेज किया और उसका रिवर्ट आने के लिए मुझे 7 दिन वेट करना पड़ा कि कहीं से सिग्नल आ जाए। अरे बाप रे। ठीक है, तो आप सोचिए BSNL की क्या हालत हो गई थी, और ये हालत हुई क्यों थी? देखो, कोई भी जब कंपनी या किसी भी इकोनॉमी में जब कोई चीज़ ग्रो करने लगती है तो उस पर नज़र आ जाती है गिद्धों की कि यार ये बहुत पैसा कमा रहा है। तो BSNL कुछ टाइम पहले तक, ज़्यादा टाइम तो नहीं, हाँ 2006-7-8 की बात होगी शायद, 10,000 करोड़ साल का प्रॉफिट बना रही थी, है ना? और उससे सस्ता शायद ही कोई कुछ दे रहा हो हमें, कोई कुछ नहीं दे रहा था। उसके प्लान सबसे सस्ते, उसका नेटवर्क सबसे सॉलिड, और मोनोपोली काइंड ऑफ उसके पास थी। लैंडलाइन आपको पता ही होगा, हमारे घरों पे सिर्फ एक ही होता था, BSNL या दूसरा कोई MTNL, महानगर टेलीफोन जो था, और कुछ था ही नहीं। उसके बाद जब एंट्री हुई इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स की, तो मेरे को लगता है कि इंटेंशनली BSNL को ख़त्म किया गया, उसे 2G से ऊपर आने ही नहीं दिया गया। उसके पास हालांकि 5G 6G 7G तक की सब कुछ चीज़ें रेडी थी, पर आने क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ऑब्वियसली पैसे किसी और को कमा के देने थे। जिसने इलेक्शन लड़वाया, पैसे उसी और को कमा के देने। क्योंकि देखो साहब, सीधी सी बात है, अगर मैं जितेश से सैलरी ले रहा हूँ तो काम किसके लिए करूँगा? जितेश के लिए। जितेश के लिए। और मैं सैलरी अगर पवन से ले रहा हूँ तो पवन के लिए काम करूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता पवन से काम सैलरी लूँ और काम जितेश के लिए करूँ। तो अगर देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं किया और वो इलेक्शन लड़ रही है और उसको किसी और ने फंड किया है, तो इलेक्शन जीतने के बाद आपके मुद्दों को एंटरटेन किया जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। और इस बात में मुझे गहरा शक है। जिस देश का MP मैं अक्सर बोलता हूँ कि RO की ऐड में आता हो, उस देश में आपको पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, इस बात में गहरा शक है। वापस BSNL के सवाल पे आते हैं। BSNL के साथ अब हुआ क्या? रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, गवर्नमेंट, अगर देखिए ये ना सरकार की उन प्रॉफिटेबल कंपनीज में से है जो वर्ल्ड की टॉप 20-25 कंपनीज में आती हैं। और जब तक इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स एंटर नहीं हुए थे तो ये शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी थी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इन्होंने उस एक्सटीरियर एरिया में भी अपने टावर लगा रखे हैं जहाँ ये बड़े लोग जाने की सोचते भी नहीं। वो कहते हैं परे कर यार, वो जंगल है हम क्यों जाएँ, वो गाँव में हम क्यों जाएँ, वहाँ आबादी नहीं है, हमें कुछ टैरिफ ही नहीं मिलेगा, तो हम काहे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। पर BSNL ने अभी रिसेंटली 1 लाख टावर पे खर्चा किया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे टावर वाली कुछ एक कंपनीज के शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। प्लस TCS के साथ बहुत रिसेंटली, शायद मार्च या अप्रैल की बात होगी, इनका 15,000 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और उसके तहत वो इन्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिसमें उनका दावा है कि 2024 तक BSNL हर जगह 100% 4G प्रोवाइड करा पाएगा। और 2025 तक वो इस सिम के अंदर ही माइनर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करेंगे, जिससे 2025 में पूरे इंडिया के अंदर BSNL 5G प्रोवाइड करा पाएगा। तो BSNL को ट्रैक पे लाने की कोशिश तो है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर BSNL के कितने बुरे हालात किसी भी गवर्नमेंट ने किए, हमें परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे टाइम पे बंद हो गई ना तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए सरकार ने भी 3 लाख करोड़ रुपए की पीछे से फंडिंग देके BSNL को दोबारा से खड़ा किया है। मैं फिर बताऊंगा आपको दोस्त, ये सब टेलीकम्युनिकेशन बिल्टअप हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें पहले से ही चार्ट पे प्लॉटेड है। आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी न्यूज़ तो अब मिल रही है ना। टेलीकॉम के जो सेक्टर के जो शेयर्स हैं, आप उठा के देख लो, जो मर्जी उठा के देख लो, और पिछले 3-4 महीने में उनकी ग्रोथ देख लो। ये एग्रीमेंट तो बाद में साइन हुआ है, पर इस एग्रीमेंट की चर्चा तो शुरू हो गई होगी ना। बिल्कुल। टावर्स तो बाद में लगे, उनकी चर्चा तो पहले शुरू हो गई होगी ना। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें पता है कि इससे किस कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है, उन्होंने पहले से ही जाके अपनी पोजीशंस बना ली हैं। तो ये पोजीशंस आपको पहचाननी है एज अ रिटेल इन्वेस्टर।
और आप में से अगर कोई भी चीज़ जानना चाहता है, किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना चाहता है, तो मैं अक्सर अपने एनालिसिस टेलीग्राम चैनल, हमने छोटा सा एक कम्युनिटी बना रखी है दोस्तों की, उसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं, मैं उसमें अक्सर अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ कि यार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पोजीशन मुझे यहाँ दिख रही है, ये बहुत फेयर वैल्यूएशन है, यहाँ जब भी कभी प्राइस आएगा मैं कोशिश करूँगा मैं बाइंग करूँ। हालांकि हर बार मेरे पास भी उतने फंड्स नहीं होते कि मैं हर शेयर में लगा सकूँ, पर हाँ अगर किसी दोस्त की रिक्वेस्ट है कि भाई एनालिसिस बताओ तो शेयर कर सकते हैं हम उनके साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट अगेन मैं यही कहूँगा, ये आपकी स्टडी है, ये आपकी एनालिसिस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं मतलब अपनी ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अपनी स्टडी पे हमेशा भरोसा होना चाहिए कि देखो वो वाली बात है ना, क्लास में बच्चे की, साथ वाले बच्चे की कॉपी देख के लिख तो लिया कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है, वो सही भी लिख रहा है या नहीं लिख रहा। हाँ, थ्री इडियट्स वाली बात है कि वो कॉपी तो कर लिया, फटाफट सब रट लिया, बट उसका लॉजिक ही नहीं पता पीछे से। तो अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंकज भाई एक चीज़ बताओ कि इस हिसाब से तो अकाउंट्स की फील्ड में काम करने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने बैलेंस शीट भी पढ़ी है, जर्नल एंट्रीज भी पढ़ी है, वो बहुत हद तक कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इस हिसाब से तो उनके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ना आपके पास पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है, और ये सब एक आम इंसान को कभी पता नहीं चल सकता। ये पता किसको रहेगा? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जिनके पास मोटा फंड है, इतना मोटा फंड है कि गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट लिंक में रहती है कि भैया हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये देख लो अभी वाला सेक्टर उठाना है ना। तो उस सेक्टर को कहाँ से उठाना है? देखो आज एक XYZ कंपनी है, जितेश को पता है कि गवर्नमेंट इसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है, या इस फील्ड के अंदर 30,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट इशू करने वाली है, और इस XYZ प्रोजेक्ट के लिए 10 कंपनीज हैं। जितेश क्या करेगा? उन 10 कंपनीज में पहले से ही पोजीशन बना लेगा, क्योंकि उसे पता है, और जितेश को यह भी पता होगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज डिसक्वालीफाई कर जाएंगी और कौन सी क्वालिफाई कर जाएंगी, क्योंकि एक रैंडम तो आइडिया होता ही है ना। और मैंने मान लिया जितेश को आइडिया कि यार इनमें से ये 3 कंपनीज तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बाकियों को शायद ना मिल पाए, तो जितेश पहले से उन 3 कंपनीज में पोजीशन बना लेगा। यही तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काम है। ये बात कभी भी रिटेलर को पता नहीं चलेगी, चाहे उसने कितनी ही डीप एनालिसिस की हो, अनटिल अनलेस आप उस कंपनी के प्रमोटर हो, गवर्नमेंट का पार्ट हो, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्ट हो। हाँ, इन 3 में से अगर आप कोई हो, डायरेक्टर हो, तो आपको पता चल जाएगा, और एल्स आपको चार्ट को ही स्टडी करना पड़ेगा। और चार्ट को स्टडी करना मुझे लगता है सबसे आसान ऑप्शन है, एक ऐसी स्टडी जिसे आप 60 से 90 घंटे में सीख सकते हो। और अगर आपको दूसरी कोई चीज़ सीखनी है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने है, या आपको कुछ और इन डेप्थ जाके सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर CA बन जाओ, फिर आप बैलेंस शीट को कंपेयर करना सीखो, फिर उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई है। पर मेरा वही मानना है कि चलो मत रीस करो, रीस करने के लिए मुझे बस उसके फुटप्रिंट्स पहचानने हैं, और वो पहचानने की आर्ट मैंने पिछले 3 सालों में डेवलप की है। और जितेश, मैं नहीं कह रहा कि मैं हर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, पर हाँ जितनों में भी मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ और मैं बोलता हूँ यार ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, उसमें से 90% 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स देते हैं। कुछ एक में आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी पोजीशन बनाई है, अभी शायद उस कंपनी को ऑर्डर मिलना या एग्जीक्यूट होना बाकी है। अभी वो चीज़ें फंडामेंटल में आनी बाकी हैं। तो होगा क्या, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहले से अपनी पोजीशन बना के बैठा है, अब जो उसको ऑर्डर बुक मिलनी है, या जो भी उसको ऑर्डर वैल्यू मिलनी है, जो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी है, जिसकी वजह से ओवरऑल उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो आने में हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, पर वो चीज़ पहले से ही चार्ट पे क्लियर है कि यहां खरीदो। और मार्केट में जितेश आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा सुन के। अभी ना सेबी ने एक 7.5 करोड़ के करीब की पेनल्टी लगाई एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के ऊपर। अच्छा। उसके 15 पैनलिस्ट को बैन किया कि भाई आप जो बता रहे हो ना खरीदने के लिए, आप तो बेच रहे हो, और जो आप बेचने के लिए बोल रहे हो वो आप खरीद रहे हो। तो मैक्सिमम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जो अभी मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ कि भाई अपने खुद के एनालिसिस करो वरना मत करो, और जितने भी यूट्यूबर्स और मैक्सिमम जो बिठाए हुए हैं, दे आर डिप्लॉयड। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मैं मैक्सिमम की कर रहा हूँ। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, कोई एक यूट्यूबर है, उसने भी ऐसा ही कुछ किया है कि वो अपने एनालिसिस देता था, मतलब फॉर एग्जांपल लोगों को बोले है कि आप ये बाय करो, बट वो खुद सेल कर रहे हैं, एंड देन जब वो सेल करने के लिए बोलते हैं वो वहाँ से बाय कर रहे हैं, तो सेबी ने उनके ऊपर भी कुछ पेनल्टी लगाई है। सर बनती है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपने खुद के एनालिसिस करो, मेरे एनालिसिस पे भी मत जाओ। मेरे ये एनालिसिस हैं, आप सीखो टेक्निकल एनालिसिस, अपने एनालिसिस के हिसाब से इस चीज़ को कंपेयर कर लो,
और आपको एक और हैरानी की बात बताता हूँ, जितने यूट्यूबर्स जो मार्केट में बैठे हैं उसमें से जो मैक्सिमम आपको चीज़ें बताएंगे वो इसलिए बताएंगे ताकि एक आम रिटेलर का लॉस करवाया जा सके, क्योंकि दे आर डिप्लॉयड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अपना माल हल्का कर ले या उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो उस समय जान करके इंटेंशनली उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव व्यूज फैलाए जाएंगे। और जब चाहता है कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बाप यहाँ माल हल्का करो, यहाँ माल बेचो, मेरे को खरीदना है, तो आपको ऐसी ऐसी बुरी न्यूज़ बताई जाएंगी, जी ये इन दो देशों के बीच में वॉर हो गई, यहाँ पर ट्रेड वॉर छिड़ गई, इस देश में बम गिर जाएगा, यहाँ एटम बम गिरा देंगे, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, बला 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 बला। और एक रिटेलर को इतना पैनिक कर दिया जाएगा कि उसके पास सिवाय अपनी पोजीशन हल्की करने के कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए बेहद ज़रूरी है खुद के एनालिसिस को समझना। और सबसे जो सटीक थ्योरी जो मुझे लगती है जो इस सारी चीज़ में काम करती है वो है डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। मार्केट में सैकड़ों थ्योरीज हैं, बहुत से लोग आपको 20 मिनट में कोई थ्योरी बता के ज्ञान पे लेंगे, हाँ जी यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे बेच दो। यकीन मानना, आप करके देख लो, बैक टेस्टिंग करके देख लो। एक बहुत बड़े साहब है जो एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पे भी आता है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, उनका अपना टेलीग्राम चैनल है, बाकायदा 5-6 हज़ार रुपये महीने का चार्ज करते हैं जीएसटी लगा के। आप उनकी किसी भी एक महीने के एनालिसिस उठा के देख लो, रैंडमली 100-150 पॉइंट उन्होंने बनवाए होंगे पूरे महीने के अंदर, बस वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसी चीज़ में। मेरे को तो जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये इंश्योरिटी ना हो जाए कि मैं 18 रुपये की कॉल लूँगा तो 180 की हो जाएगी, मैं खरीदता ही नहीं, चाहे मुझे साल में एक लेनी पड़े। और एफएनओ से तो थोड़ा दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि एफएनओ एक आम रिटेलर के लिए नहीं है। और सेबी इस बात को जानते हुए सेबी भी अपनी गाइडलाइंस ला रहा है। गाइडलाइंस पे आऊँगा, एफएनओ याद दिला के ना आपने मेरा दुख छेड़ दिया कि देखो मेरा जो अधिकतर पैसा गया है ना वो एफएनओ में ही गया। ठीक वैसे ही एक भाई ने बोला कि भाई मुझे आ रहे हैं, मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। पहली बार मैंने शेयर मार्केट शुरू किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पैसा लगाया, मेरे को किसी ने बोला ये वाली कॉल ले ले, ठीक है, मैंने तो इतने बना लिए, तू लियो, मैं तेरे को बताऊँगा, मेरे पास तो आ रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने पहली कॉल में मुश्किल से 4 से 5 मिनट में 5,000 रुपये कमा लिए। अब आप सोचो, जिस बंदे ने कभी कुछ किया नहीं उसको पहले अटेम्प्ट में ही 5,000 आ गए, वो भी सिर्फ 4 मिनट में, 5 मिनट। और एक दिन ऐसा भी गया था जब मैंने दिन में 80,000 रुपये गवाए थे दिन में 80,000 रुपये। तो आप सोच के देखो, सस्ते में निपट गए। सस्ते में निपट नहीं रुका नहीं ना मैं, अच्छा, सस्ते में नहीं निपटा कि मैं रुका नहीं, तो समझने में बहुत वक्त लग गया। एफएनओ मुझे ऐसा लगता है सबसे रिस्की है शेयर मार्केट में, कि नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है, समझने में समय लग गया। बट आपने जो गाइडलाइंस की बात करी है, तो क्या गाइडलाइंस आने वाली है सेबी की, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, इसमें जितेश 3-4-5 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि जो पहले लॉट साइज होता था वो 5 लाख के अंदर होता था, अब उसको गवर्नमेंट ने 15 से 20 लाख की रेंज में लाने की कोशिश की है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि अभी जैसे 15 शेयर आते हैं बैंक निफ्टी के, अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो ये मान लेते हैं 5 लाख रुपए के हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर गवर्नमेंट उसको 20 लाख पे लेके जा रही है तो ऑब्वियसली ये लॉट साइज भी जो है वो 60 शेयर्स का हो जाएगा। तो जहां अब आपके 5,000 रुपए में आप एक लॉट बाय कर रहे थे, वो आपको बाय करने के लिए अब आप 4 गुना पैसे दोगे। दूसरी चीज और कि जो आपकी वीकली एक्सपायरी होती थी, जिसमें आप कहते थे कि 0 हीरो थर्सडे है ना, तो उसको बंद करके उसको बोला कि भैया अब आप एक्सपायरी के ऊपर काम करो और महीने में एक बार एक्सपायरी लेके आओ। अच्छा, महीने में एक एक्सपायरी, और एक एक्सपायरी से ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसी गाइडलाइंस है। अभी उस गाइडलाइंस पे क्या बनता है क्या नहीं बनता वो देखने वाली बात होगी, पर एक गाइडलाइंस है। और 30% का जो अपफ्रंट टीडीएस लगाने की बात हुई है, इससे एक आम रिटेलर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होगा और इस जुए से दूर रहेगा। जो आप कह रहे थे ना जुआ, वो यही जुआ है, इससे दूर रहो। और किसी को भी एफएनओ में जाना है, जितेश आपको भी जाना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 3 साल इक्विटी में बिताओ। आप इक्विटी की चाल समझोगे तभी तो उसके डेरिवेटिव की चाल समझोगे, जो उससे ड्राइव हुआ है। जब तक आपको इक्विटी की चाल नहीं पता, आप उसके डेरिवेटिव की चाल कैसे समझ लोगे? 3 साल इक्विटी में लगाओ, जब आपको लगे हाँ आप इक्विटी की चाल समझ गए हो, ये अब आपके इशारों पे नाच रही है, तो डेरिवेटिव भी आपके इशारों पे नाचेगा। उसके बाद डेरिवेटिव में जाओ। यहाँ होता उल्टा है। हाँ, थ्योरी पता नहीं, प्रैक्टिकल पता नहीं, पहले एफएनओ में जाएंगे, फिर लॉस हो जाएगा तो फिर बोलेंगे यार स्टॉक मार्केट यार डुबा देती है, हाँ बेकार है, जुआ है, मेरा तो घर बिक गया। अरे भाई तेरे से हमने कही थी ऑप्शन मत बेच, तूने ऑप्शन बेच दी। एक कहावत है जो हमारे बड़े साहब कहते हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कही है कि
ऑप्शन खरीदोगे तो जेब खाली, और बेचोगे तो घर खाली। अच्छा पंकज भाई, एक चीज़ बताओ, स्पेशली मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी पूछ रहा हूँ, अपने लिए भी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आज चार्ट सीखना शुरू करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा कि मुझे चार्ट रीडिंग अच्छे से आ जाएगी? जितेश, मुझे कितना टाइम लगा था मैं वो बता सकता हूँ। मैंने इसमें 6 महीने से ऊपर दिए थे, अच्छा। पर मैंने उसका क्रक्स निकाला और 20 घंटे की वीडियोस बना के यूट्यूब पे फ्री में डाल दी। ठीक है, कोई अगर देखना चाहे तो देख के सीख सकता है, वो उसकी मर्जी है, और चैनल कोई पेड वेट नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप ब्रॉडर सेंस में सीखना चाहते हो तो एक एक वीडियो को हम 2-2 3-3 घंटे में इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर कहने के लिए 60 से 90 घंटे की पूरी लगभग ट्रेनिंग होगी, इससे ऊपर की नहीं जाएगी। अच्छा। और 60 घंटे आप कितने टाइम में दे लोगे? वो आपके ऊपर है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है। दिन में 3 घंटे अगर आप दे रहे हो और वीकेंड्स पे भी दे रहे हो तो कितने ही वीकेंड लग जाएंगे? तो 3 महीने 4 महीने। तो इतने में देखो, ये वो स्किल सेट है, आने वाले टाइम में वही कमाएगा जिसके पास स्किल्स होंगी। बिल्कुल। वो भगवान, हमारे घर वाले बोलते थे ना, हाथ की कला अपने पास रखो। तो हाथ की कला अपने पास रखो, वही कमाएगा जो स्किल सेट को सीख जाएगा। और स्किल सेट, देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना बड़े स्मार्ट है, वो अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं और उनकी चेंज की हुई पोजीशंस भी चार्ट पे आती रहती हैं। तो कोई भी थ्योरी ना फुल प्रूफ नहीं होगी, इसलिए आपको हमेशा खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। जो आज मैं आपको चीज बता रहा हूं वो थ्योरी है, वो वैलिडेट है, वो काम करेगी, पर आने वाले कल में हर कोई समझदार होता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी पता चल रहा है डिमांड सप्लाई की थ्योरी की बात पॉडकास्ट पे होने लग रही है, तो वो भी इसका कहीं ना कहीं तोड़ निकालेंगे। पर मेरे को भरोसा है कि जब हम उस चीज को और इन डेप्थ एनालाइज करेंगे तो हम उनकी नई चाल का भी तोड़ निकाल लेंगे। इसलिए खुद को अपडेटेड रखना जरूरी है। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर बोलूंगा यार, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल आप सिर्फ इक्विटी में प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा पैसे लेके मत आओ। अच्छा, मतलब अगर मैं 90 दिन में सीख भी गया, चार्ट रीडिंग मुझे आ गई, तो पैसा ना इन्वेस्ट करूँ मैं कह रहा हूँ बहुत सारा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, तो मैं उसमें 1:2 की ट्रेड्स तलाश सकता हूँ रूल बेस्ड। अब ये रूल्स क्या है वो आपको मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आगे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ, कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं जो मैंने चीज़ों को पढ़ के समझ के सीखे हैं। तो बस मैं उतनी ही बात बता रहा हूँ आपको। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो 1:2 की, और 100 रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर लो, अगर इसमें से अगर आपकी 50% में भी एक्यूरेसी आती है, लेट इट बी, तो आपने खोया कितना? 50,000। पाया कितना? 1 लाख। तो भी नेट नेट आप 50,000 तो प्रॉफिट में हो। और आपको सारी की सारी 100 ट्रेड एक दिन में नहीं लेनी। इन 100 ट्रेड्स में आपने ध्यान रखना है किसी भी महीने आप 10 ट्रेड से ज्यादा लेने के लिए अलाउ ही नहीं हो। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटप्रिंट्स तलाशने हैं, और जब तक वो बेस्ट की भी थर्ड फॉर्म बेस्टेस्ट फुटप्रिंट ना मिल जाए तब तक आप ट्रेड लेने के लिए परमिशन आपको नहीं है। चाहे आपको 20 दिन में से 10 दिन खाली बैठना पड़े, चाहे आपको 12 दिन खाली बैठना पड़े, 15 दिन खाली बैठना पड़े, कई बार तो एक ही दिन ऐसा निकल आएगा जिस दिन आपको 6-7 ट्रेड मिल जाएंगे। पंकज भाई, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ये मैंने पर्सनली भी फील किया है कि जब हम मार्केट का चार्ट देख रहे होते हैं, हालांकि किसी को नॉलेज है नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कॉल पे या किसी एक शेयर पे ध्यान दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता दिखता है ना, तो मैं कहता हूँ ले लो। मतलब चाहे भले ही कोई चार्ट देख के करता है, वो जो फीलिंग्स पे कंट्रोल है ना, वो नहीं हो पाता। अब आपने कह दिया कि मतलब अगर आपको दिख रहा है कि इसमें ट्रेड नहीं बन रही तो आपको नहीं लेना, आपको एंट्री नहीं मारनी, बट वो चीज़ को कंट्रोल कैसे किया? ये जो आपके पीछे बुक पड़ी है ना, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसका सार है, एक चैप्टर है, व्हेन नॉट टू इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में एज कंपेयर टू कब इन्वेस्ट करना है। एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ लेके निकलना और प्रॉफिट कहाँ बुक कर देना है। ना स्टॉप लॉस चेंज होगा ना प्रॉफिट चेंज होगा, वो एज इट इज लगा रहेगा, चाहे वहां से स्टॉप 100 गुना ऊपर बढ़ जाए, चाहे 1000 गुना नीचे आ जाए, आपने वो पोजीशन चेंज नहीं करनी। इसलिए बोल रहा हूँ सर, रूल बेस्ड है जो हमें सीखनी पड़ेगी। तो अगर मुझे आपसे सीखना है, अगर मैं कहता हूँ या मेरी ऑडियंस में कोई भी हमारी ऑडियंस में कहता है कि उनको ठीक है आपने बता दिया चार्ट रीडिंग होनी चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, तो मुझे सीखना है, आपसे सीखना है, लेकिन मैं आपके शहर में नहीं रहता, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है? यार मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। अच्छा। दूसरा, फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे आपके पर्सनल एनालिसिस चाहिए,
तो एक छोटा सा हमने टेलीग्राम कम्युनिटी बना रखी है जिसमें सिर्फ दोस्त यार हैं, जितेश भाई जैसे। अच्छा। 50-100 ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ अपने एनालिसिस में टाइम टू टाइम शेयर करता आ रहा हूँ और पिछले 1 सालों से शेयर करता आ रहा हूँ। और जितेश भाई, अगर मैं आपको उस टेलीग्राम की हिस्ट्री दिखाऊंगा तो आप देख के हैरान हो जाओगे। हुडको नाम का शेयर मैंने 40 रुपये पर रिकमेंड किया, शायद वो 300 के करीब का हाई लगा के आया है। मल्टीपल स्टॉक्स उसमें मैंने 20-20 रुपये में उसमें मैंने बोला है, प्रमोट किया कि भाई ये शेयर 20 रुपये में मिल रहा है, ले लो। 80-80 रुपये के हाई लगा के आए हैं। तो ऐसे 1-2 शेयर नहीं, मतलब देखिए 1-2 बार हुआ तो तुक्का है, लेकिन बार बार हो रहा है तो कोई साइंस है, तो साइंस कोई तो चीज़ है जो उसको मैं समझ के कर पा रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा यार मेरे स्टॉप लॉस नहीं होते, मेरे भी होते हैं। कई बार इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को मैं समझ नहीं पाता, या समझ भी लेता हूँ तो गलत समझ बैठता हूँ। तो एक्यूरेसी धीरे धीरे हर दिन बढ़ती जा रही है। पुरानी गलतियों को जहाँ कर रहे हो उन्हें लिखो, इस गलती की वजह से आज स्टॉप लॉस हुआ, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ध्यान रखूंगा और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अपनी ट्रेड में इंप्लीमेंट करो। तो ऐसी कुछ एक गिनी चुनी गलतियां अगर आप देखोगे तो यार वही 20-30 गलतियां जो हम बार बार दोहराते हैं, उन 30 गलतियों में मास्टरी कर लो तो गलती ही नहीं होंगी। आप पराठा बना रहे हो, मैक्सिमम कितनी गलतियां कर लोगे? थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा पक्का, थोड़ा कम मसाले कम, थोड़ा सा मसाले तेज, वही 4-5-7 चीज़ों में अगर आपने मास्टरी कर ली तो पराठा अच्छा बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। लेकिन जब आपको पराठा बनाने आता है तो मैं पराठा क्यों बनाऊँ? मैं आपको बोल दूँ ना, आप मेरे लिए बना दो। यार मैं ना फिर बताऊंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूँ ना यार, मैं आपका पैसा क्यों लगवाऊँ? मैं आपसे अपने एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ। जितेश ये मेरे एनालिसिस है, तुझे लग रहा है भाई तेरे भी यही है तो लगा ले यार पैसा, और तुझे लग रहा है नहीं यार पंकज तूने ये चीज़ तो छोड़ दी, तो मैं भी बच जाऊँगा। मैं भी कहूँगा चल ठीक है यार, हो सकता है मेरे से छूट गई, इंसान हो, मशीन तो हूँ नहीं कि सारी चीज़ें आपने लगाई, ये गो और इनोवो और ये सारे टूल्स मैंने कर लिए। 20 बार 30 बार मैं उस चीज़ को दोबारा एनालाइज कर लूँगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं छूट सकते हो। तो जहाँ छूट गए उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पर्सनल लेवल पे तो कर ही सकते हो। ठीक है, आप सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज नहीं हो, बट पर्सनल, जैसे आपने कहा आपकी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट आपके जानकार, आपके दोस्त है, वो उनकी मर्जी, वो कितना लगाए। नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यार मेरे से पैसे ले लो, मुझे ये चार्ट वार्ट समझ नहीं आते, आप मुझसे पैसा ले लो, आप इन्वेस्ट कर दो। ये मैं कभी नहीं करूँगा भाई। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको एडवाइस ज़रूर कर दूंगा कि ये मेरे एनालिसिस हैं, आप सीखो और अपने एनालिसिस से इन चीज़ों को वेरीफाई करो। अगर आपके एनालिसिस भी वही बोलते हैं जो मेरे एनालिसिस कह रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। और जितेश भाई, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है ना कि हर दिन किसी ना किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है। हर दिन कोई ना कोई सर्किट, कोई ना कोई स्टॉक अपर सर्किट लगाता है और कोई ना कोई लोअर सर्किट लगाता है। डिस्पाइट कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, जिस दिन मार्केट क्रैश होती है उस दिन भी कोई ना कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा लेता है, और जिस दिन मार्केट अपर सर्किट ऊपर जा रही होती है उस दिन कोई ना कोई लोअर सर्किट लगा लेता है। तो अपॉर्चुनिटीज डेली बनती हैं, डेली बिगड़ती हैं। आप कुछ एक स्टॉक्स में ही एक्सपर्टाइज हासिल कर लो, सब करने भी नहीं। 30-40 स्टॉक जो आपकी बात मान रहे हैं ना, जो आपको लग रहा है यार इनकी तो फुटप्रिंट्स मैंने समझ लिए, 100 से कम बात शुरू करो। 100 में से 30-40 लोग आपकी बात समझना शुरू करेंगे। जो चार्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन 30-40 पे ही आप रेगुलर काम करो। वही 30-40 आपको जिंदगी में इतना बड़ा बना देंगे कि आपको पूरी शेयर मार्केट में घूमने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे, अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, माई फेवरेट के नाम से एक लिस्ट बना रखी है। उनके अलावा मैं किसी स्टॉक की तरफ देखता भी नहीं, जरूरत ही क्या है। जब उनसे बात मेरी ठीक ठाक है तो मैं क्यों जाऊँ किसी और के पास। सही बात है, मतलब ठीक है ना। देखो, मार्केट में इतने सारे शेयर्स है, इतनी कंपनीज है, हर कंपनी के अपने शेयर्स है, तो सबके बारे में तो हम भी नहीं जान सकते, और शायद बहुत हो गए तो नाम भी नहीं पता होंगे हमें। तो आपका वैलिड पॉइंट है कि कुछ लिमिटेड शेयर्स आप रखो जिस पे आपकी स्टडी काम कर रही है, जिस पे आपका एनालिसिस काम कर रही है। अच्छा पंकज भाई, थोड़ा सा मतलब मार्केट से हट के थोड़ा सा सवाल है, मतलब है मार्केट का ही सवाल, कि मार्केट के उतार चढ़ाव से क्या एक आम आदमी को फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, बट कोई तीसरा आदमी है जो जिसको मार्केट की इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वो लोग जो इसे जुआ समझते हैं, लेकिन क्या मार्केट का उतार चढ़ाव उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? आपको क्या लगता है दोस्त, इकोनॉमी में जब बूम आता है, डिप्रेशन आता है तो हमें इम्पैक्ट करता है। जब कोरोना काल आया था तो हमें इम्पैक्ट किया था। बिल्कुल किया था। तो जब आपको लगे ना कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप देख लेना उससे रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ रहे होंगे। जब से रियल एस्टेट की कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हुए हैं, मार्केट में जाके तो देखो रियल एस्टेट में आग लगी हुई है। जब से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या मेटल इंडस्ट्री के जब से शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हुए,
जाके तो देखो आग लगी हुई है। जब से टेलीकॉम के शेयर बढ़ रहे हैं, जाके तो देखो आग लगी हुई है। तो जब कभी आपको प्राइस ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे तो अनडाउटेडली उनसे रिलेटेड चीजें भी आपको महंगी मिलेंगी मार्केट में। तो नेट नेट हम कह सकते हैं कि भाई भले ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। एंड मोमेंट है सर, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, इंटरलिंक्ड है। मैं आपको इम्पैक्ट करूंगा, आप मुझे करोगे, चाहे हम चाहें या ना चाहें। सो पंकज भाई, आज के पॉडकास्ट का सबसे मेन क्वेश्चन है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि कोई इंसान अगर करना चाहे तो 60 से 90 घंटे के अंदर चार्ट रीडिंग एनालिसिस सीख सकता है, तो फिर हर कोई कर क्यों नहीं रहा अगर इतना ही आसान है तो? पहला इसका सबसे मेन रीज़न है जितेश के यार, राइट इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट में जितने लोग स्टॉक को, चार्ट को लेके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या स्टडी दे रहे हैं, मैंने आपको बताया वो डिप्लॉयड लोग हैं मैक्सिमम। जो इन्फ्लुएंसर हैं वो जान करके डिप्लॉयड हैं ताकि वो नैरेटिव सेट कर सकें कि इस स्टॉक या आपने देखा है सभी की, अभी मैंने बात की है ना। तो राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज अवेलेबल ही नहीं है, वो रिटेलर तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही। द मोमेंट रिटेलर तक पहुंचेगी वो भी सीख जाएगा यार, इजी है, इसमें क्या मुश्किल है। चलो ठीक है, मान लिया कि राइट इन्फॉर्मेशन देने बैठे हैं, बट आपने पूरे पॉडकास्ट में कहीं भी अपने चैनल का नहीं बताया। आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि किसी को सीखना हो तो आपने ये नहीं बोला कि आके मेरे से सर्विसेज ले सकता है या मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो आपका क्या बेनिफिट है, क्यों कर रहे हो आप ये सब? जितेश भाई, सिंपल सी बात है यार, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में किसी भी चीज़ से रिलेटेड ना आप गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करो, इजीली हो जाएगी। जो नहीं हो पाएगा ना वो है राइट इन्फॉर्मेशन। राइट। तो अपना जो काम है भाई, मैं टीचर हूँ यार, मेरा काम है राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। मैं आपके साथ पहले एनवायरमेंट के ऊपर भी इश्यूज क्रिएट कर चुका हूँ। तो एनवायरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे क्या, आप पेड़ पौधे देते हो, मेरे घर में सब्जी सप्लाई करते हो, क्या करते हो? मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो जो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करते हैं, जो हम अवेयरनेस की बात करते हैं, ये भी उसी कड़ी का एक पार्ट है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से मिलना बेहद ज़रूरी है विद राइट टूल्स। और मैं आपको सच बताऊं तो कुछ एक टूल्स ऐसे हैं जो आपसे 50-50 हज़ार रुपये महीना चार्ज करते हैं, और कुछ एक टूल्स ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे लाइफ टाइम। तो मैं आपको वो टूल्स भी बता सकता हूं जो आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और वो सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज देंगे रादर बेटर जो आपको पेड वर्जन से मिल रही है। पर हर एक की अपनी लिमिटेशन होती है। ये राइट इंफॉर्मेशन फैलाने का, स्प्रेड करने का जो आपने मुद्दा उठाया है, बोल लो इनिशिएटिव लिया है, सच में बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं चाहता कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ कोई 4 लोग और भी कमा ले, बल्कि ये चाहते हैं कि वो कमा रहे तो मैं उसको कैसे रोकूं। लेकिन आपको नहीं लगता आज आप सोशल मीडिया पे बैठ के ये सब बता रहे हैं कि ये साइकिल चलता कैसे है, ये सच, मतलब एक्चुअल में हम सच सामने लेके आ रहे हैं, आपको नहीं लगता आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कभी? क्या प्रॉब्लम होगी यार, ये तो सबको पता ही है, तो जग जाहिर है। मैंने सिर्फ वो बातें बताई आपको जो ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुकी है। मैंने कोई भी नई बात आपसे नहीं की। अगर कोई ऐसी बात है जो प्रूवन फैक्ट नहीं है तो सेबी क्यों लगाता पेनल्टी? अगर प्रूवन फैक्ट है तभी तो सेबी ने पेनल्टी लगाई। और वो जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो तो फैक्ट्स, और फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना कहाँ का अपराध है? बात तो ये भी ठीक है कि बात तो फैक्ट्स पे ही हुई है हमारी, बात तो फैक्ट्स पे ही हुई है। बट स्टिल एक रहता है ना, जो पावर में लोग बैठे हैं, आपने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, राइट, पावर में लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब आप अलग अलग जगह पे जाके यही सब बातें करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के सामने भी वो बात आ जाए जिनको शायद उस बात से दिक्कत हो। चलो जितेश, मैं मान लेता हूँ वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, HDFC का 1600 रुपये का शेयर है, कल आप उसका दाम 1605 करके दिखा दो, कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको? आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। वो बिना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हो ही नहीं सकता। जितेश की बाइंग से मेरी बाइंग से 10, 20, 50 पैसे, 1 रुपये का फर्क हो सकता है, आ जाए, पर इतना मेजर फर्क नहीं आएगा कि हम उसका प्राइस एक अच्छे से लेवल पे ले जाके, हम उसको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ले जाके हम उसको इम्पैक्ट कर सकें कि हम 1600 को 1800 बना दें, 2000 बना दें, 2500 बना दें। उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग। और मैं तो कह रहा हूँ बस उनके फुटप्रिंट्स पहचानने हैं। मैंने कब कहा कि XYZ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आके पैसा लगाया? जो भी लगा रहा है, चाहे वो FIIs है, चाहे वो DIs है, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी है, आपने को क्या पहचानना है? फुटप्रिंट्स। देखो, हमारे चैनल का पर्पस इतना ही है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो सच है मैक्सिमम वो सामने आ सके,
किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम पे, या जिंदगी का ही सच क्यों ना हो, राइट? मुझे नहीं पता था आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसा मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे भी इतना डीप नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का। बट आई एम हैप्पी कि हमने उन मुद्दों पे बात करी जो अक्सर लोग नहीं करना चाहते। हमने वो चीज़ें डिस्कस करी हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली, ताकि उनको एक सच से सामना हो कि एक्चुअल में मार्केट का सच क्या है, किस तरीके से मार्केट चलती है और किस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को बचा सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जितेश। आपकी नॉलेज शेयर करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आई होप हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को पसंद करेगी और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि सर के टेलीग्राम चैनल उन्होंने तो कहा नहीं, बट प्लीज़ उनके चैनल को फॉलो करिए, उनके चैनल को ज्वाइन करिए, उनके यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है आपको सीखने को मिले, उन्हें कुछ मिले ना मिले, बट आपको सीखने को मिल जाएगा अगर आप सच में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं। क्योंकि नर्सरी से ट्वेल्थ से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी जाके तो नौकरी लगी, तभी जाके तो हम काम करने लायक बने। तो फिर अगर हमें शेयर मार्केट में काम करना है तो हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशली पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जितेश, मैंने एक बात सुनी है कि आपको रियल एस्टेट कभी पैसे कमा के नहीं देता, आपको स्टॉक मार्केट कभी पैसे कमा के नहीं देती, आपको सोने का बिजनेस कभी पैसे कमा के नहीं देगा, आपको आईटी इंडस्ट्री कभी पैसे कमा के नहीं देगी। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या जानते हो? वो पैसा कमा के देगी। तो जानना बेहतर है, और जानो पहले मानो बाद में। जैसे भगवान को भी जानना जरूरी है, वैसे स्टॉक मार्केट को भी जानना जरूरी है। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, पर जान गए तो मान अपने आप लोगे, और सिर्फ मान लिए और जाना नहीं तो खतरनाक है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा तो वैल्यू ऐड किया ही है। और अगर आप भी चाहते हैं चार्ट ट्रेडिंग करना या फिर अपने खुद के एनालिसिस करना, तो आप पंकज जी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, जहां हम हर बार एक नई रील डालते हैं, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।